पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं आपको कक्षा 11 की मैथ में गुणोत्तर श्रेणी अभ्यास पढ़ा रहा हूँ। तो गुणोत्तर श्रेणी का आज लगभग आखिरी चैप्टर है, तो आखिरी टॉपिक है जो आपका गुणोत्तर श्रेणी के गुण आपका, या फिर आपके इनसे और आगे कुछ बताएंगे। तो गुणोत्तर श्रेणी के गुण क्या होंगे, अब इन्हीं गुणों को लेकर क्या कहते हैं सवाल बनेंगे, क्या कहते हैं। तो सवाल बनेंगे तो सवालों को कैसे लगाएंगे, जब तक गुण आपको पता नहीं होगा तो सवाल बनेंगे नहीं। तो आइए इन्हीं गुणों को समझते हैं क्या है, जो 4-6 गुण हैं। तो पहला आपका जो यहाँ पर लिखा गया है वह क्या है, यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में है, मतलब ABC कोई संख्या है जो गुणोत्तर श्रेणी में है, तब इसका जो संबंध आपस में बनता है वह ये बन जाता है B² = AC। अगर हम मान लेते हैं ये तो हो गया। अगर हम कोई संख्या पर देखना चाहें कि क्या इनका संबंध सही होता है, यानी कहने का मतलब कोई संख्या हो, जैसे आपका 3, 9 और 27 मान लेते हैं, ये हमारा कैसा है गुणोत्तर श्रेणी में है। तो गुणोत्तर श्रेणी में इसका कहने का मतलब ABC जो हमारा होता है, ABC पहले और आखिरी का गुणा और इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो ये भी हम इन दोनों का गुणा जो होगा इसके वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो क्या आता है 9 का स्क्वायर इंटू आपका 3 इंटू 27, तो ये 81 = 81। तो इस प्रकार से मिलता है। कहने का मतलब अगर यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तो जो बीच की संख्या होती है अगर उसका वर्ग करें और किनारे की दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो उनमें एक संबंध निकल कर आता है कि वह संख्याएं आपस में बराबर होंगी। तो ये आपका अगर ऐसा होता है तो गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, तो इसे आप ध्यान रखना। इसके बाद आपका जो सेकेंड आता है, इसे थोड़ा मिटाएंगे। जो इसके बाद यहाँ सेकंड लिखा गया है गुण, कह रहे हैं यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई अशून्य अचर पद से गुणा या भाग किया जाए तो जो प्राप्त होती है हमें श्रेणी वह कैसी होती है, वह भी गुणोत्तर श्रेणी में होगी। जैसे मान लो अगर हम कोई गुणोत्तर श्रेणी लिखते हैं 3, 9, 27 आपका ये हो जाएगा। अगर इस प्रकार की श्रेणी है हमारे पास कि आपका यहाँ पे ये हो जाए, अगर हम कह दें इनमें अगर किसी संख्या से गुणा करा दो, मान लो हम इसमें 3 का गुणा करा देते हैं। अगर 3 का गुणा कराएंगे पूरे श्रेणी में, क्योंकि लिखा गया है यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद में कोई अशून्य मतलब शून्य नहीं होना चाहिए, अशून्य अचर पद से गुणा या भाग किया जाए तो बनने वाली श्रेणी जो हमें प्राप्त होगी वह क्या होगी गुणोत्तर में। तो मान लो 3 का गुणा करा दें या 2 का गुणा करा दें। अगर 2 का गुणा कराएंगे 2 3 6 2 9 18 और 2 से 27 दूना 54 और आपका ये करेंगे 2 × 2 = 8 16। ये आपका जो प्राप्त हुआ यह भी हमारा कैसा है गुणोत्तर श्रेणी में है। अगर हम इसमें 2 का गुणा करा रहे हैं, अगर हम कहते हैं 2 से भाग करा दो या 3 से भाग करा दो, अगर 3 का भाग कराएंगे तो 1 होगा, ये आपका 3 होगा, ये 9 होगा, ये 27 होगा। तो यह भी जो प्राप्त होता है भाग देने पर यह भी क्या है हमारा एक गुणोत्तर श्रेणी है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि गुणा या भाग करने पर कैसे गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होती है। तो यह एक गुण है आपका गुणोत्तर श्रेणी में कि हमेशा जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। इसके बाद जो हम यहाँ देखेंगे तीसरी टॉपिक, तो तीसरी टॉपिक में क्या है, कह रहे हैं यदि दो संख्याओं A और B के बीच में n गुणोत्तर माध्य, यानी A B दो संख्याएं लिखी गई हों और यहाँ पहली और लास्ट, तो इनके बीच की जो संख्याएं हो रही हैं वही कह रहा है आपका क्या हो गुणोत्तर माध्य G1 G2 G3 कहाँ तक n तक रखे जाए। मतलब आपका ये चाहे जितना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो Gn का मतलब आगे चाहे जितना प्रसार जरूरत के हिसाब से। तो यदि दो संख्याओं AB के बीच में इतने गुणोत्तर माध्य रखे जाएं तब n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल संख्याओं AB के गुणोत्तर माध्य की nवीं घात के बराबर होता है। अब ये क्या हो गया, पढ़ने में तो चाहे ना समझ में आए, लेकिन अगर हम इनको बताएंगे कि इसका कहने का मतलब क्या होता है तो आप आसानी से समझ जाओगे। इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर इनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात किया जाए। अब वैसे हम जानते हैं G² गुणोत्तर माध्य क्या होता है, G = रूट में AB होता है। तो G बराबर क्या होगा
आपका जी का मतलब होता है बीज की संख्या और रूट हटाएंगे ये चीज़ होता है। आप कह रहे हैं कि जितने ये पद होंगे बीच वाले, अगर उतनी घात यहाँ ऊपर लगा दी जाए तो हम क्या कहेंगे, इनके गुणा के बराबर होगा माध्य पदों के। तो ऐसे ही कुछ संख्याओं को लेकर आपको दिखाते हैं। अब मान लो हमारे पास एक गुणोत्तर श्रेणी है 2, 4, 8, 16, 32। अब कह रहा है कि इनमें जो कहने का मतलब कहा है वह कह रहा है कि अगर हम बाहर के दोनों पदों के उनको लिया जाए और ये अंदर के जितने पद हैं इनका गुणा कराया जाए, 4 गुणे 8 गुणे 16, अगर इनका गुणा कराया जाए आपस में और इन दोनों का गुणा कराएं 32 × 2 और इनका गुणोत्तर माध्य ज्ञात करें, गुणोत्तर माध्य में 1/2 और यहाँ पर घात उतनी आएगी जितनी इनकी पदों की संख्या होगी। 3 पद हैं तो यहाँ अगर हम घात 3 करते हैं और बाहर के दोनों का गुणा करके गुणोत्तर माध्य निकाला जाए तो यह दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 × 32, 16 × 64 हो जाएगा अगर इनका गुणा कराएं। 64 में 8 का गुणा, 8 से 32 का 2 हासिल 3, तो 8 × 6 = 48, 3 = 51, 512 आ रहा है इस तरफ इनका गुणा 512। यहाँ करते हैं 32 दूना क्या हो जाता है हमारा 64 की घात 1/2 और यहाँ पदों की संख्या 3 थी इसलिए घात 3। अब 512 तो रहेगा। अब यहाँ पे अगर वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 का 3 बार गुणा क्या होता है 512। इस प्रकार से ये आपके बराबर होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, कोई भी हम सीरीज लेते हैं उसके बाहर के दोनों का गुणोत्तर माध्य निकालते हैं और जितने मध्य के पद होते हैं उतनी संख्या यहाँ पे घात लगा लेते हैं और मध्य के पदों का गुणा कराएं तो ये आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा एग्जाम्पल के तौर में इससे। तो आगे चलते हैं, इसको देखते हैं आखिरी वाले को क्या लिख रहा है। जो आखिरी हमारा है यह कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी के पदों के व्युत्क्रमों से बना अनुक्रम भी एक गुणोत्तर श्रेणी होता है। जैसे हम मान लेते हैं ये 2, 4, 8, 16 हमारा क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है। अब इनका व्युत्क्रम का मतलब उल्टा होता है, अगर अंश में लिखा है तो हर में हो जाए 1/2, 1/4 और क्या हो जाए 1/8 और 1/16। अगर ये आपका हो जाए, इनका व्युत्क्रम कर दिया जाए तो ये भी हमारा गुणोत्तर श्रेणी में ही रहेगा। और साथ में क्या आएगा, जो इनका सार्वांतर होता है वह भी आपका क्या होगा, व्युत्क्रम ही बनता है। इसका सार्वांतर क्या हो रहा है 2, तो सार्वांतर क्या मिलेगा, जो r का मान होगा 1/2 के रूप में प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सीरीज है हमारे पास गुणोत्तर में, अगर उसका व्युत्क्रम किया जाए तो जो प्राप्त होगी सीरीज व्युत्क्रम की वह भी कैसी होगी, गुणोत्तर श्रेणी में। इसके बाद आपके 2-3 टॉपिक और इसमें बनते हैं गुणोत्तर श्रेणी के गुण में, तो उन्हें देख लेते हैं। इसमें आपको जो 5वां आपका दिया गया है, 5वें में क्या कह रहा है, किसी परिमित गुणोत्तर श्रेणी में प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी या समदूरस्थ पदों का गुणनफल नियत तथा प्रथम एवं अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है, नियत अथवा बराबर होता है। अब जैसे मान लेते हैं हम एक गुणोत्तर श्रेणी की बात किया, परिमित का मतलब होता है एक निश्चित हो। अब ऐसा नहीं कि लिखते चले जाओ तो उसका कोई अंत ही ना हो, तो निश्चित होना चाहिए। जैसे यहाँ 64 तक है, अब इसके आगे हम नहीं लिखेंगे, तो यह आपका एक निश्चित हो गया, परिमित हो गया। तो यहाँ परिमित गुणोत्तर श्रेणी होगी, तो इसका जो टोटल कहने का मतलब होता है इस गुण का, तो क्या होगा, अगर हम समान दूरी के पदों का गुणा कराएं, जैसे प्रथम और अंतिम का गुणा कराएंगे, जो आएगा इसके बाद ये और इसके बाद ये वाले का गुणा कराएंगे उसका भी वही आएगा, और ये दोनों समान दूरी पर हैं प्रथम और अंतिम से, तो इनका गुणा कराएंगे तो इनका भी वही वैल्यू आएगा। तो इसका टोटल कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128। इसका पहले और अंतिम का इनका देख लेते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 4 3 12 हो गया। अब इनका 16 8 कितना होता है 128। तो इस प्रकार से इसका कहने का मतलब जो था, इस आपका गुण का कहने का मतलब जो था वो ये प्रकार का था। तो इसके बाद आपका नीचे जो है आपका अगला गुण ये क्या कह रहा है, कह रहा है 2 गुणोत्तर श्रेणियों के संगत पदों के गुणनफलों अथवा भागफलों
का भागफलों से बना अनुक्रम भी एक गुणोत्तर श्रेणी बनाता है। अब इनको समझ लेते हैं। एक श्रेणी मान लेते हैं गुणोत्तर में ये है, दूसरी ये है। अब कह रहे दोनों के संगत पदों, संगत का मतलब उसी स्टेज के, यानी कि जैसे ये पहला है तो इसका पहला, अगर इसके पहले में इसके पहले से भाग देंगे और इसमें इससे भाग देंगे, इसमें इससे भाग देंगे, तो जो बनने वाली श्रेणी होगी वह कैसी होगी? गुणोत्तर होगी। अगर ऐसे गुणा करा तब भी आपका क्या होना चाहिए? गुणोत्तर भी होगी। जैसे 2 3 6 और 4 9 36, और आपका यहाँ पे देखेंगे 7 8 56, 8 दूनी 16, 4 20 21 216। ये जो हमें प्राप्त हुआ यह कैसा है? एक गुणोत्तर श्रेणी है। अगर चाहे भाग देते तब भी जो श्रेणी प्राप्त होती वह आपकी श्रेणी भी एक गुणोत्तर श्रेणी कहलाती। तो इस प्रकार से आपके इतने गुण होते हैं गुणोत्तर श्रेणी में। तो अब इन्हीं गुणों का यूज हो जाता है कुछ सवालों में। जब हम सवाल लगाएंगे तो गुणोत्तर श्रेणी की होंगी सवालें, बातें होंगी गुणोत्तर श्रेणी की, लेकिन सवालों में इन गुणों को अगर आप याद रखेंगे तभी आपका सवाल बन पाएगा। तो आइए इसी पर आधारित 1 2 सवाल कर लेते हैं कुछ। यहाँ पर जो गुण के बाद आपको गुण से संबंधित सवाल है वह आपके सामने पहला सवाल लिख के आया है कि कह रहा है यदि ABC गुणोत्तर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि क्या ये इसके बराबर होगा। अब ABC अगर गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो क्या बना सकते हैं? हम यहाँ पे एक संबंध ढूंढते हैं कि अगर हमारा ABC कैसा हो? गुणोत्तर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी। ये हम जानेंगे कि ये हमारे सवाल में ही कह दिए गुणोत्तर श्रेणी में। तो हम सवालों को समझते हैं कि इनमें तो जो कर सकते हैं गुणा भाग करेंगे। अगर ABC में गुणोत्तर श्रेणी है तो कुछ संबंध भी बन सकता है। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तो हम अभी एक संबंध पढ़े थे कि B² बराबर AC होता है। अब इसका यूज जरूर करेंगे सवाल में, देखना है यहाँ पे। अब ये बराबर आपका ये है, यहाँ पे लेफ्ट साइड है, राइट साइड, तो हम लेफ्ट से देखेंगे राइट को लाना है। तो यहाँ पे LHS बराबर हो जाएगा, दिया गया है B² + C²। अगर हम इसका इसमें गुणा कराएं अथवा गुणा ना कराएं, सीधे B² की वैल्यू रख लेते हैं। चलो यहाँ पे रखते हैं B² की वैल्यू। तो ये जो B² बराबर यहाँ इनमें संबंध था वही इस पे रख देते हैं। A बराबर AC हो गया + C²। अब गुणा करा देते हैं, गुणा कराएंगे A का ब्रैकेट में तो क्या बन गया? A² + AC²। अब दोनों में हम क्या C², देखो इसके जैसा बनाना है हमें। अब हो तो चाहे जो चीज़ ये भी सही है, लेकिन अब इसको लाना है तो C कॉमन कर लेते हैं। C कॉमन करेंगे, A² प्लस आपका क्या हो जाएगा? AC बचा। अब AC हमारा क्या होता है? AC बराबर B² तो रख सकते हैं A² + B²। तो हमें क्या मिल गया? RHS, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल बना। तो यहाँ क्या वो गुण की बात है कि नहीं? प्रथम जो गुण था वो इसी से रिलेटेड था। तो प्रथम गुण की बात हुई तो प्रथम गुण के कुछ रूल्स भी यहाँ पे आके लगे। तो ऐसे ही सवाल है, आपका जो गुण बताए हैं उनकी सवालों में आपका ऐसे ही प्रयोग उनका होगा। तो देखते हैं एक और सवाल इसी से रिलेटेड। यहाँ आपका जो एग्जाम्पल सेकेंड लिखा गया है ये दूसरा एग्जाम्पल है और है उन्हीं सबसे रिलेटेड। तो यहाँ क्या कह दिया कि AB तथा CD गुणोत्तर श्रेणी में हो तो आपका सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा कि नहीं। अब ABCD अगर गुणोत्तर श्रेणी में है तो उनमें संबंध कुछ तो होगा। तो देख लेते हैं, AB और CD हमारे क्या हैं? गुणोत्तर श्रेणी में है। ABCD अगर हमारे गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या कर सकते हैं? इनमें जो संबंध होगा B/A बराबर C/D, B और आपका D/C, ये हो जाएगा हमारा। इनमें संबंध हो गया कि ये हमारा एक संबंध दिखाता है। अब इनमें हम कुछ चीज़ें ढूंढ देते हैं कि इनके बाद भी अगर हमारा क्या बन सकता है। अगर इन दोनों को लेते हैं तो क्या बनेगा? B² बराबर क्या बनता है? AC बन जाएगा, एक संबंध। और दूसरा अगर हम इन दोनों को लेंगे तो C² बराबर क्या बनता है? BD बन जाता है। अगर हम पहले और आखिरी को लेते हैं तो क्या बन जाएगा? AD बराबर BC बन जाता है, ये चीज़ बन जाएगा।
तो ये हमारा क्या है, संबंध है। अब हम इनका LHS से ले लेते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं, इन संबंधों को रखते जाएंगे तो आपको ये लाना है। तो यहाँ पे होगा LHS बराबर क्या हो जाएगा, MB माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस D माइनस B का होल स्क्वायर। अब प्रसार कर लेते हैं इनका, तो B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC प्लस आपका C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC। अब यहाँ पे प्लस में D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस में 2 आपका DB या BD, ये बन गया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे हमारा B स्क्वायर 2 बार आया है तो जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो 2B स्क्वायर, C हमारा 2 बार आया है प्लस में 2C स्क्वायर। अब यहाँ क्या देखते हैं, बचता हमारे पास है प्लस में A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और एक चीज़ बनेगा यहाँ पे माइनस में 2BC प्राप्त है, माइनस में 2AC प्राप्त है, माइनस में 2BD प्राप्त है। अब AD अगर हम यहाँ पर देखेंगे, B स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास B है यहाँ, तो B स्क्वायर की वैल्यू अगर हम रख देते हैं AC पर, तो ये हो गया 2AC बन जाएगा B स्क्वायर की वैल्यू रखने पर। प्लस C स्क्वायर पे अगर हम रखते हैं तो C स्क्वायर पे क्या रख सकते हैं, BD रख सकते हैं, तो यहाँ पे BD हो गया प्लस A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब यहाँ पे बचता क्या है, माइनस 2BC प्लस 2AC और माइनस में 2BD। अब यहाँ कुछ कटने वाली बात है, 2AC यहाँ है और ये हमारा कैसा है, माइनस में होगा 2AC, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, माइनस में। तो ये प्लस माइनस क्या होंगे, कट जाएंगे। अब इसके बाद 2BD यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, कट गए। अब हमारे पास बचता क्या है, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस आपका ये बच रहा है कितना, 2BC। अब BC बराबर हमारे पास क्या है, AD, तो BC को हटाकर हम क्या रख देते हैं, AD रख देते हैं। अब ये पूरा सवाल क्या बन जाएगा, अगर हम इसे लिखना चाहें तो A माइनस D का होल स्क्वायर, जो हम क्या प्रूव करना चाह रहे थे, ये चीज़। तो इस प्रकार से संबंधों के सवालों में जो भी गुण पढ़े उनसे रिलेटेड सवाल ऐसे बनेंगे। तो इस प्रकार से सवाल हम आपको देंगे कुछ हल करने के लिए, तो उससे आप लगाना। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं कुछ और तरीके से कैसे सवाल बनेंगे उनको थोड़ा पढ़ लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे जो आपका सेकेंड टॉपिक बन के आया है, तो इस टॉपिक में क्या बात हुई है, कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी के क्रमागत पदों का चयन। अब आपसे कह दिया 2 क्रमागत गुणोत्तर श्रेणी मानिए, 3 क्रमागत मानिए, 4, 5, 6 ऐसे पूछेगा गुणोत्तर श्रेणी मानने के लिए, तो उन्हें किस प्रकार से मानते हैं वही चीज़ है। अब अगर कहेगा 3 गुणोत्तर श्रेणी मानना, A/R, A और AR, 4 कहेगा A/R3, A/R, AR3, इस प्रकार से। और अगर 5 कहता है तो इस प्रकार से मानते हैं, 6 कहेगा इस प्रकार से मानेंगे। तो यह हमारे गुणोत्तर श्रेणी क्रमागत से मानने का, अगर क्रम से मानने की बात आती है तो ये होता है। अब क्या होता है कि ये चीज तो आपका है, अब इसी पे पूछ लेता है सवाल कि आपका अगर हमारे पास 4 गुणोत्तर श्रेणी 4 क्रमागत गुणोत्तर श्रेणी का योगफल हमें दिया गया है, जैसे कुछ दे दिया, फिर उनका क्या कहता है गुणनफल 4 गुणोत्तर श्रेणी का दिया है कुछ। अब पूछ लेगा कि संख्याएं बताइए क्या होंगी जो क्रमागत होंगे गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए ऐसे सवालों के लिए आपका इनका यूज होता है। तो इनका यूज में सवालों को कैसे लगाते हैं, तो इन्हें केवल आप ध्यान में रखना कैसे मानना है बस, और इनसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो अगर इसे आप ध्यान रखेंगे तो सवाल में मानने की जब बात आती है तो आप मान सकते हैं। तो देखते हैं इनसे रिलेटेड सवाल को। यहाँ पे आपके सामने एक सवाल लिखा है इसी क्रमागत पदों की बात से। तो कह रहा है एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल कितना है, 3 आपका क्रमागत 3 क्रमागत पदों का योगफल है 39/10 तथा उनका गुणनफल कितना है 1, और सारवा अनुपात उनका ज्ञात करना है और पदों को ज्ञात करना है।
तो अब क्रमागत पद मानने की बात हो गई, तो क्रमागत पद अगर मानेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3 क्रमागत पद क्या होंगे, एक होगा a/r और ar, ये हो गए 3 क्रमागत पद। अब इनका योगफल कह रहा है इतना दिया है, a/r प्लस आपका a प्लस ar बराबर 39/10 दे रखा है। अब कह रहे हैं इन्हीं का गुणनफल कितना है, 1 के बराबर है, a/r इंटू a इंटू ar बराबर 1 है। यहाँ r से r कट गया, a क्यूब बराबर क्या बना 1, a बराबर 1 बन गया। अगर a बराबर 1 बन जाता है तो 1 हम क्या है, a की वैल्यू रख देते हैं तो r आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 1/r हो गया, a की वैल्यू रखने पर +1 प्लस आपका r बराबर 39/10, ये प्राप्त हो गया। अब हल कर लेते हैं इसका, यहाँ गुणा 1 प्लस r स्क्वायर बटे हमारा क्या होगा r 39/10, इसका यहाँ गुणा इसका उस तरफ 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर बराबर 39r, उसको इधर ला देते हैं तो यहाँ पे 10r स्क्वायर और माइनस में 39r और प्लस में 10r प्लस 10 बराबर 0। अब घटाते हैं 10r स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 10 कम करते हैं तो 29 आ जाएगा, 29r यहाँ पे, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 10 बराबर 0। तो इस प्रकार से हो गया। अब ये हम क्या करते हैं, इसी का फैक्टर कर लेते हैं। अगर हम फैक्टर करेंगे r का मान हो जाए तो इन्हीं पर रख देते हैं, सब आ जाएगा। अब r का मान फैक्टर करने के लिए पहले और आखिरी का गुणा होगा 100 r स्क्वायर, इसे तोड़ते हैं तो आप तोड़ेंगे तो 25 4 29 होता है, 25 चौको 100 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r और प्लस का 10 बराबर 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों में 5r कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 2r माइनस 5, और यहाँ पे माइनस में 2 कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करेंगे 2r माइनस 5 बचेगा बराबर 0, तो यहाँ पे 5r माइनस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 2r माइनस 5 बराबर 0। अब इनको हम अगर 0 के बराबर लिखाएं तो एक r बराबर क्या प्राप्त होगा 2/5, और दूसरी जो r की वैल्यू प्राप्त होगी वह 5/2। अब दो प्रकार से आंसर भी मिलेंगे, या तो r का मान 5/2 रखें या 5/2 या 2/5। सार अनुपात ये प्राप्त हो गया हमें एक चीज़, और दूसरा संख्याओं को ज्ञात करना है, पदों को। तो रखते हैं, जब पदों को ज्ञात करेंगे तो a की वैल्यू 1 है, इस पर रखेंगे। r का मान अगर हम रखें 2/5 तो ये ऊपर चला जाएगा, 5/2 बन गया पहला, और दूसरा 1 है, और तीसरे में यहाँ अगर ज्ञात करना है तो एक वैल्यू क्या है आपका 1 है, और r का मान कितना है 2/5 है। इस प्रकार से एक वैल्यू ये, दूसरी ये, और तीसरी 2/5 के रूप में। ऐसे अगर हम इसको रख के ज्ञात करेंगे तो भी ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्या है, जो गुणोत्तर श्रेणी के गुण के विषय में था उससे सवालें बनेंगे, और जो अभी गुणोत्तर श्रेणी में क्रमागत से मानने की बात आएगी उनसे सवालें बनेंगी। तो आज के टॉपिक में बस ये 2 टॉपिक। तो आज के बाद आपका गुणोत्तर श्रेणी जो होता है खत्म होता है, तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे हरात्मक श्रेणी की सवालें या उनके कुछ टॉपिक्स। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर इनमें कोई समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या हम इनसे जुड़े क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे देंगे, तो उनके सवाल के आंसर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 81 27 14 84 33। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।